हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले में कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो अगर आपके सिलेबस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो मैं उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं सभी स्टूडेंट तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उसी अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग 7 तारीख को जो है मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर है, तो इस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाए हैं। तो पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए और साथ साथ अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाते हैं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ अगर आप इसे कर लोगे तो मेरी गारंटी है कल आपको पासिंग मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इट मीन्स आप ऐसे मान के चलिए 30 to 35 मार्क्स आपके रखे हुए हैं। बाद बाकी ये डिपेंड करता है आपके किस्मत के ऊपर, क्योंकि अब जो है पहले ऐसा रहता था, मैं आपको बताऊँ 1 साल पहले जो एक ही पेपर बनना है वो 100 नंबर का बनता था और उसी से सारे बच्चों का, या वो कंपार्टमेंट वाले हो या रेगुलर वाले हो, तो हमें भी सही रहता था, हाँ भाई ये क्वेश्चन आने ये बता दो। लेकिन अब क्या है, आप बातों को समझो, 100 नंबर का भी पेपर बनना है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं 60 का भी बनना है, जो भाई कंपार्टमेंट वाले हैं उनका पेपर अलग बनना है। तो इस सबके चक्कर में जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। बाद बाकी जो मैं आपको बताऊँ बस इतना आपको करना है। और आज की वीडियो से डिसाइड हो जाएगा जो नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट सब्जेक्ट में आप लोगों के जो ब्रांच, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिविल में नहीं पढ़ा जाता, सिविल में पढ़ा जाता है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के नाम से ही है। और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और सोम में काफ़ी डिफरेंस है। अगर कई सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन हो जो दोनों सेम है तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बशर्ते आपको बुक में दोनों में सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे, बट जब आप डिटेल स्टडी करोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में इतना फर्क है जितना आप ऐसे मान लीजिए जमीन और आसमान का। बट कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसमें सेम है। तो जो भी बच्चे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और मैं काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उससे भी आपका जो है काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। बट नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि देखो आपको पता है मैं मूडियल टाइप का इंसान हूं, अगर मेरा मन होगा जो नेक्स्ट जो आपका कोई सा पेपर है मैं पता करके बता दूंगा, हाँ ये टॉपिक करके चले जाओ, आपका पेपर निकल जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी क्या पता मैं 3-4 सब्जेक्ट के प्रोवाइड कर दूं, बट ये सारा कुछ प्रोवाइड होगा। आज की वीडियो में मैं देखता हूं आप लोग कितना लाइक करते हो, कितना सब्सक्राइब करते हो और कितना शेयर करते हो। अगर इस वीडियो पे 300+ लाइक आ जाते हैं और 100+ सब्सक्राइबर आ जाते तो मेरी गारंटी रही अगला पेपर का भी कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो बाद बाकी आपके ऊपर है। अब मैंने जो कहा था मैं वो कर रहा हूं, अब आपको जो कहा जा रहा है अब आप कीजिए। तो पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो इसमें टोटल 4 सेक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए और बी, ये अगर आपने सब कुछ का यूनिट याद कर लिया, आपने बेसिक चीजें याद कर ली, जैसे कि लोड क्या होता है, लोड की क्या यूनिट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या यूनिट है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन की क्या यूनिट है, सेक्शन मॉडुलस क्या है, सेक्शन मॉडुलस का क्या यूनिट ऑफ, रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया BD³ में 12, ट्रायंगल का अगर पूछा जाए BH³ में 36, अगर आपसे सर्कल का पूछे πd का पावर 4 में 64, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है, जो अगर आप लोगों ने जो भी बातें मैंने बताई, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इलास्टिक मटेरियल क्या है, तो बोलोगे सर वो मटेरियल जिस मटेरियल पे हमने लोड लगाया, मटेरियल एक्सटेंड कर जाए, लोड छोड़ते अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसे इलास्टिक कहेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए प्लास्टिक मटेरियल क्या है, सभी बच्चों को पता है वो मटेरियल जिस मटेरियल पे हमने लोड लगाया, बॉडी एक्सटेंड कर जाए बट लोड छोड़ते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, उसे हम प्लास्टिक कहते हैं। फिर आपसे पेपर में पूछा जाएगा डक्टाइल मटेरियल क्या है। डक्टाइल मटेरियल को अगर आप स्टडी करोगे तो डक्टाइल मटेरियल काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल 2 चीजों को बताता है। पहला तो ये बताता है अगर हम किसी भी मटेरियल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सके उसे डक्टाइल कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जो अगर कोई मटेरियल टूटने से पहले, ब्रेक होने से पहले लार्ज इलॉन्गेशन करे तो उस मटेरियल को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया डक्टाइल मटेरियल। तो ये कुछ आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब कभी आपके जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन स्ट्रेस
एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोड क्या होता है। देखो भाई, जब कभी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी देन दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड लोड। लोड के कई टाइप होते हैं, जैसे आप आगे पढ़ोगे। देखो भाई, एक होता है अकॉर्डिंग टू इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू होता है एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू इफेक्ट लोड के कई टाइप होते हैं। एक आपका कॉम्प्रेसिव लोड होता है, एक आपका टेंसाइल लोड होता है, एक आपका शियर लोड होता है, एक आपका बेंडिंग लोड होता है, एक आपका ट्विस्टिंग लोड होता है। और अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोड के 3 टाइप होते हैं। पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है, यूवीएल होता है। तो जब कभी हम किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हैं और अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है, उस लोड को हम टेंसाइल लोड कहते हैं। अगर हम किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हैं, उसकी लेंथ घट रही है, तो उस लोड को हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्रेसिव लोड पढ़ेंगे। तो टेंसाइल में बॉडी का लेंथ बढ़ेगा और कॉम्प्रेसिव में बॉडी का लोड घटेगा। और अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोड, तो बोलिएगा सर लोड हम उसे कहेंगे जब कभी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं तो उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड पढ़ते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट लोड, कहना सर ये एक बॉडी है, इस बॉडी के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम लोड लगाए उस लोड को पॉइंट लोड कहते हैं। जब हम बॉडी के इक्वल लोड इन इक्वल स्पैन लगाए उस लोड को हम यूडीएल कहते हैं। जब कभी कोई लोड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे तो उस लोड को हम यूवीएल कहते हैं। यूवीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, और पॉइंट लोड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब कभी हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड लगाते हैं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के लोड को हम पॉइंट लोड कहते हैं। जब कभी हम कोई लोड इक्वल लोड इन इक्वल स्पैन लगाते हैं उसे हम यूडीएल कहते हैं। जब कभी हमारा कोई लोड असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लग रहा हो तो उस लोड को हम क्या कहते हैं? यूवीएल कहते हैं। यूवीएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? देन उसके बाद आपका ड्राइव होके आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट होती है, सभी बच्चों को बता दूं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइप्स ऑफ लोड की स्ट्रेस की बात की जाए, स्ट्रेस के 2 टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस के 2 टाइप होते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और इनडायरेक्ट के 2 है, एक का नाम सर ने बताया आपका शेयरिंग और एक का नाम बताया बेंडिंग। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना। तो जब कभी आपसे पूछ ले व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, तो बोलना लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर पेपर पूछा जाए राइट द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन उसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है और टाइप ऑफ स्ट्रेन भी सेम स्ट्रेस की तरह लिख दीजिएगा, बट वहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होगा। वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ आपका टेंसाइल स्ट्रेन होगा। वहां आपका शेयर स्ट्रेस है, यहाँ आपका शेयर स्ट्रेन होगा। वहां आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, यहाँ आपका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। और अगर पेपर में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन, तो सर ने बताया चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन या चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन यूनिटलेस है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। फिर आपके पास पेपर पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय हुक्सला। सभी बच्चों को पता है अकॉर्डिंग टू हुक्सला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहीं से हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कहते हैं। और टोटल 4 हमारे इलास्टिक कांस्टेंट है, चारों को पता होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पोजेंस रेशियो। तो अगर आपसे इन चारों के बारे में कुछ भी पूछे, आप अपने बुक से इनके बारे में याद रख लेना। हुक्स लॉ जो है थोड़ा अच्छे तरीके से करके जाइएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यूनिट ऑफ स्ट्रेन अच्छे तरीके से करके जाइएगा। और एक आपका आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। एक है पोजेंस रेशियो। पोजेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक है बेटा थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, जब कभी किसी बॉडी पे टेंपरेचर वेरिएशन की वजह से अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट हो रहा हो, तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसे थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे, अगर स्ट्रेन हो रहा है तो सर ने बताया उसे हम थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। देन उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जब कभी आपके पेपर में पूछा जाए राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कई सारी प्रॉपर्टी होते हैं, इलास्टिक है, प्लास्टिक है, डक्टाइल है, मैलेबल है, ऐसे कई सारे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सर ने बताया इलास्टिक है, प्लास्टिक है, डक्टाइल है, मैलेबल है और एक आपका ब्रिटल है। इन चारों के बारे में आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देन उसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट डू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल। इसे थोड़ा करके जाना। एक मैं आपको बताता हूं हुक्स लॉ, एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल, अगर टाइम बचे तो ब्रिटल भी देख लेना, वरना डक्टाइल आपके लिए काफी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैंने बता दिया, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल, मैलेबल। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बता दिया, जब कभी किसी बॉडी में स्ट्रेस या स्ट्रेन ड्यू टू टेंपरेचर वेरिएशन की वजह से आए उसे थर्मल कहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, सर ने बताया, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। पोजेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहां से आपका सेक्शन ए और बी बिल्कुल ऐसे समझो क्लियर हो रहा है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी काफी डीप है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझिए, ये कोई 2 एक्सिस है, यहां हमारा कोई बॉडी रखा हुआ है और जब कभी सर ने बताया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ए इंटू में सर ने बताया वाई का स्क्वायर। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस।
सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, एरिया ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस, सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या पढ़ेंगे, सर ने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके बुक में जो दे रखा है वो इजी लगे तो वो लिख लेना, वरना मैंने बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी टू द एक्सिस। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब पेपर पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बताओ, mm का पावर 4 या मीटर का पावर 4 या सेंटीमीटर का पावर 4, ये तीनों होता है। इन तीनों में जो आपको ऑप्शन दिखे आप लगा दीजिएगा। देन आता है रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड इट यूनिट्स। बेटा रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है रूट अंदर में I अपॉन में A, और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट होगा मेरे अकॉर्डिंग mm। अब बोलोगे सर कैसे, देख लीजिए, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है मीटर का पावर 4, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ये आपस में कट गए, ये होगा रूट के अंदर मीटर स्क्वायर, रूट से रूट हट गया, ये या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा। बट आपके पेपर पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन, सर ने बताया रूट अंदर I अपॉन में A। देन आता है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ I अपॉन में Y। सर ने क्या बताया, I अपॉन में Y। I को पढ़ा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, Y को पढ़ा जाता है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और Z की यूनिट होती है, सर ने बताया मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या सर ने बताया mm क्यूब। बेटा जो भी बता रहा हूं ना सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना। 35 नंबर की गारंटी ली है, 60 का नहीं, 100% आ जाएगा। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा, ध्यान से करना इसे। थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। और एक्सप्लेन बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, m/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। इस इक्वेशन को हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। m का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा का मतलब होता है बेंडिंग स्ट्रेस, y का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, E का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब कभी आपसे पेपर में पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय बेंडिंग इक्वेशन, बोलना m/I सिग्मा बाय वाई ई बाई आर। सबको जो मैंने बताया, m मतलब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, y का मतलब है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, E का मतलब है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, R का मतलब है रेडियस ऑफ, सर ने क्या बताया, कर्वेचर। ये आपका बेंडिंग इक्वेशन है। देन उसके बाद पूछा जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो आपको यहां पे ये डिफाइन करना है, और R का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इन दोनों के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसके अलावा आपको बेंडिंग इक्वेशन में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम बचे तो एजम्पशन करके चले जाना, बेंडिंग इक्वेशन का क्या एजम्पशन है, क्या पता आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ये आपके 3 टॉपिक के थ्योरी हो गए। देन उसके बाद आता है आपका कॉलम। कॉलम देखो, कॉलम की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। सबसे पेपर पूछा जाएगा कॉलम क्या है, तो सर ने बताया कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर यूज्ड टू कैरी द कंप्रेसिव लोड ऑफ स्ट्रक्चर। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जो किसी भी स्ट्रक्चर का लोड को कैरी करता है, कंप्रेसिव लोड को कैरी करता है। कॉलम के कई टाइप है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, बट बेसिकली कॉलम के 3 टाइप है, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम। एक आपको देखना होगा कॉलम के डिफरेंस शॉर्ट और लॉन्ग में, पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ कॉलम सर ने बताया देयर आर 3, शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, मीडियम कॉलम है। फिर आपसे पेपर पूछा जाए यूलर्स फार्मूला क्या है। यूलर्स फार्मूला आर द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड द बल्किंग लोड ऑफ या अल्टीमेट लोड ऑफ, सर ने बताया लॉन्ग कॉलम। जब कभी आपको लॉन्ग कॉलम का बकलिंग लोड या अल्टीमेट लोड कैलकुलेट करना हो तो उस कंडीशन में आप जिस फार्मूला का यूज करते हो उस फार्मूला को सर ने बताया यूलर्स फार्मूला कहते हैं। यूलर्स फार्मूला होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन में L का स्क्वायर। L को या तो आप एक्चुअल लेंथ मान लो या आप इफेक्टिव लेंथ मान लो, बट इनका रिलेशन याद रखना, वो पेपर में पूछा जा सकता है। एक न्यूमेरिकल इस बेस पे आपके पेपर में आएगा। सेकंड है आपका सर ने बताया रैंकिंग फार्मूला, इनके बारे में देख लेना। एक होता है सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो आपके सेक्शन ए या बी में पूछा जाएगा। व्हाट डू मीन बाय सिलेंडरनेस रेशियो? सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। और अगर आपसे पेपर पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में, स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में। देन उसके बाद आपके पेपर का टॉपिक है, एक तो आपसे टॉर्क एंड टॉर्जन के बारे में पूछा जाएगा। टॉर्जन इक्वेशन करके जाना, 2 इक्वेशन आपको करना है। एक सर ने बताया बेंडिंग इक्वेशन, एक सर ने बताया टॉर्जन इक्वेशन। मैक्सिमम एंड टॉर्क क्या होता है और पावर ऑफ शाफ्ट का फॉर्मूला और पावर ऑफ शाफ्ट की क्या यूनिट होती है उसे ध्यान रखना। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ स्प्रिंग हो गए और एक आपका आता है सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, ये भी आपको करने हैं। ये आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया जो सभी बच्चों को ध्यान देना है। तो मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप इतना कर लेते हो आपका थ्योरी यहां से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक आपका टाइप्स ऑफ बीम, बीम के कई टाइप होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, ओवरहैंगिंग बीम हो गया, उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस बीम हुआ है, तो टाइप्स ऑफ बीम देख लेना। देन उसके बाद आता है एसएफडी ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड। 2 बीम का सिर्फ आपको देखना है, कैंटिलीवर का और सिंपली सपोर्टेड का, एसएफडी एंड बीएमडी। और एक आता है टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट के 3 टाइप होते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट होता है, रोलर होता है, हिंज्ड होता है। तो ये आपके 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना है।
फिर बात की जाए न्यूमेरिकल की, ये तो सारा कुछ मैंने आपको थ्योरी बताया और टोटल मैंने आपको 9 से 10 न्यूमेरिकल बताए। सिर्फ आपको इतना करना है। पहला न्यूमेरिकल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन लोड दे देगा, एरिया दे देगा, आपको चेंज इन लेंथ दे देगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी दे देगा, क्या देगा बेटा स्ट्रेस निकाल के बताओ, स्ट्रेन निकाल के बताओ और एलोंगेशन ऑफ बार निकाल के बताओ। एलोंगेशन ऑफ बार में जैसे कि आप एक ये क्वेश्चन कर लेना, एक सर ने बताया आपको इस तरीके के क्वेश्चन करके जाने हैं, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सेक्शन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसके बाद एल पे और देन उसके बाद बताया सर ने टी सेक्शन पे। इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके जाना है, ये आपके सेक्शन डी का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, बेंडिंग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आप अपने बुक में देखिए दे रखा है। उसके बाद है न्यूमेरिकल ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला बेस्ड और रैंकिन्स फॉर्मूला बेस्ड आपसे कोई एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। देन उसके बाद है नंबर, ये है बेटा न्यूमेरिकल ऑफ कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। ये जो शाफ्ट वाला जब आप टॉपिक पलटाइएगा ना, इसमें कंपैरिजन दे रखा होगा, जो आप हॉलो शाफ्ट का और ये सॉलिड शाफ्ट का आप कंपैरिजन करके बताइए विद वेट, और एक सर ने बताया विद लोड, तो ये आपको करना है। देन उसके बाद पावर ऑफ शाफ्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एक ये क्वेश्चन बेसिक करके जाना, और एसएफडी ऑफ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड, और एक सर ने बताया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बेंडिंग क्वेश्चन, बेंडिंग क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल कहां गया भाई, बेंडिंग क्वेश्चन एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, और एक सर ने एक और न्यूमेरिकल लिखा था भाई न्यूमेरिकल कॉम, हाँ ये रहा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूलर्स फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल को देख लिया, ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूं, आपके पेपर में 3 से 4 न्यूमेरिकल यहां से कवर हो जाएगा, ठीक है क्लियरली। और जो भी मैंने आपको थ्योरी बताया, अगर आप इस पूरे को कर लेते हो, सेक्शन ए और बी मिला के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन सी में आप ऐसे मान लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएगा, और सेक्शन डी जो मैंने आपको बताया यहां से कर लो। और याद रखना नेक्स्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं 300 प्लस लाइक्स, और सर ने बताया 100 प्लस सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट में सारा कुछ समझाया अगले पेपर का भी समझाऊंगा, अगर नहीं तो ये आपका लास्ट पेपर होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैं एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे बच्चों को पसंद आया हो तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप कमेंट में बताइए जो क्या आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू।